हेलो फ्रेंड्स, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का 9th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आइंस्टीन ने ये रिलेशन दिया था मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में, और ये प्रूव किया था कि मास इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी अगर कोई मास है तो उसके पास कुछ एनर्जी स्टोर रहती है जो कि उसके मास के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम किसी भी बॉडी की मास को c² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर मास के पास इतनी एनर्जी कंटेंट रहती है। ओके, तो दिस इज द फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में ये भी प्रूव करके दिखाया था कि मास is not constant everywhere, it is a relativistic quantity and mass vary with speed of object। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे तो मास इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये इंक्रीज क्यों होता है, उसका इंक्रीज होने का रीजन क्या है? क्योंकि जब आपने उसकी वेलोसिटी इंक्रीज की तो कोई वर्क किया होगा, तो वो वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई है। और आपको पता है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल आपने पढ़े ही होंगे। एक तो पेयर प्रोडक्शन, ये इसके मेन एग्जाम्पल हैं, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? देखिए, पेयर प्रोडक्शन में आप इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, दो मासेसिव पार्टिकल हैं, इन दोनों को पेयर प्रोडक्शन में क्या करते हो आप? एनर्जी लेते हो, दो फोटॉन्स की एनर्जी। जो फोटॉन्स होते हैं वो एनर्जी का क्वांटा होता है, इसका रेस्पॉन्स 0 होता है। ठीक है, तो वो पार्टिकल भले ही होते हैं फोटॉन्स, लेकिन इनका रेस्पॉन्स 0 है। और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं फोटॉन, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, दो मासेसिव पार्टिकल को जनरेट करते हैं। यानी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है? मास में कन्वर्ट हो गई है। ऐसे ही पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और क्या रिलीज करते हैं? 2 गामा की इक्वल एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल हैं जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास या फिर मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो फ्रेंड्स, इसका प्रूव हम करेंगे और दिखाएंगे कि ये रिलेशन क्या है, यानी E = mc² कहाँ से आया। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। ओके, और इसको ऊपर हमने एक फोर्स लगाया है। अगर फोर्स आप लगाएंगे और जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू F.ds, इसके इक्वल होती है। ठीक है, और ये जो वर्क डन है वो पार्टिकल के अंदर अगर किसी भी तरह का डेसिपेटिंग फोर्स नहीं है, ठीक है, जितने आपने वर्क डन किया वो सब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने में ही लग रहा है। किसी तरह का फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है जिससे कि एनर्जी का डेसिपेशन हो, या किस एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी इस तरह का नहीं है। तो जितना आप वर्क करोगे वो उसको काइनेटिक एनर्जी देगा। ठीक है ना। पहले मान लिया पार्टिकल का रेस्ट मास 0 है, यानी कि जब उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है, देन उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट आपने ली है उसका मास m0 है, और इस m0 को आप रेस्ट मास कहते हैं। फिर आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये हमने इसीलिए लिया है, मान लिया फोर्स आपने ऐसे लगाया होता F और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो हम फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते, तो हमारे पास क्या होता है? एक ये वाला टर्म बढ़ जाता। अभी हम सिंपल कंडीशन लेके चल रहे हैं जिसमें आपने एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और फोर्स की डायरेक्शन में ही अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इतना वर्क होगा। ये आप पढ़ चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। और ये जो वर्क है, यहाँ पे डी जरूरी लगाना है क्योंकि यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट ds लिया है। तो इतना वर्क डन पार्टिकल के अंदर स्टोर हो जाएगा, किसी भी तरह का डेसिपेशन फोर्स नहीं है, और वो उसको काइनेटिक एनर्जी देगा। दैट मीन्स कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा W। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू कितना होता है? dp/dt। ठीक है, तो हमें पता है कि P इज इक्वल टू mv होता है, mv/dt।
ठीक है। हमें क्या करना है, हमें F को ds से मल्टीप्लाई करना है, W निकालना है, W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी तो हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हमें फाइनली निकालना क्या है, टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपकी रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल होगी mc², क्योंकि शुरू में जब आपकी ऑब्जेक्ट है उसका मास जब वो रेस्ट में है तो m0 है, m0 c², ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी हम निकालें तो टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको वर्क डन निकालना है, तो पहले फोर्स देख लिया, वर्क डन निकालने के लिए आप देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे और आपको पता है मास इस वाले रिलेशन से वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स कि मास भी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी खुद भी, ये दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, कांस्टेंट नहीं है। तो इसीलिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt, ये दोनों आएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये आ गया है f, और अगर हमें dw निकालना है तो हमें f डॉट ds करना पड़ेगा। तो f डॉट ds क्या हो जाएगा, m dv अपॉन dt डॉट ds प्लस v dm अपॉन dt डॉट ds। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है, ये आपने वेक्टर में पढ़ रखा है। तो इसीलिए हम रिवर्स भी कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं m ds अपॉन dt ऑफ dv डॉट लगा दीजिए प्लस v ds अपॉन dt ऑफ dm। तो हमने ds अपॉन dt को v लिख सकते हैं, mv dv प्लस v स्क्वायर हो जाएगा dm। तो ये आ गया है dw के लिए फॉर्मूला। इसको हम काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस इक्वेशन को अभी हमें सॉल्व करना है, ठीक है, जिससे हमें काइनेटिक एनर्जी सिंपल टर्म्स में मिल जाए। देखिए हमें पता है कि m इक्वल टू m0 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस v² अपॉन c² है, ठीक है। ये रिलेटिविस्टिक में थ्योरी में पता है कि अगर v स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट m0 मास की ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। ये क्लासिकल और नॉन क्लासिकल दोनों ही बॉडी पे लगता है, क्लासिकल ऑब्जेक्ट पे भी जिसकी वेलोसिटी कम होती है, लेकिन इतना कम वेरिएशन होता है मास में कि उसे आप नोट डाउन नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए इसको हम यूज नहीं करते और सीधे m इक्वल टू m0 के इक्वली लेते हैं। अदरवाइज चलता ये हर जगह, चाहे आपकी क्लासिकल लिमिट भी हो, वेरिएशन बहुत कम है, बहुत ही कम है, वो आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इसीलिए आप m इक्वल टू m0 ही लेके सारी कैलकुलेशन करते रहते हो। तो फ्रेंड्स ये वाला फॉर्मूला आ गया रिलेटिविस्टिक थ्योरी से। अब हम क्या करें, अगर m² इज इक्वल टू इन दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, m² c² माइनस m² v² इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c²। इसमें हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, c² को इधर कर दिया, तो ये आ गया है आपका। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, अभी देखते हैं कि इसे हम क्यों कर रहे हैं। देखिए 2m, ये ध्यान रखना है m एंड v दोनों ही वेरिएबल हैं आपके, लेकिन m0 एंड c ये कांस्टेंट है। m0 तो कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन m v के ऊपर डिपेंडेंट है और v भी वेरिएबल है टाइम के रेस्पेक्ट में, इसीलिए इसको हम वेरिएबल ही लेके चलेंगे। तो ये तो 2m c² dm हो जाएगा, प्लस ये आपके दोनों ही क्वांटिटी, ये तो आपकी दोनों क्वांटिटी है, तो ये इसलिए आप इसे माइनस ये 2m v², ठीक है, dm प्लस v² v को ले लेंगे m² v dv, और इधर आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा, सारे 2 कैंसिल हो गए, ठीक है, एक m से, चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, mv dv प्लस v² dm, तो एक m सारे में से हटा दीजिए, तो mv dv प्लस v² dm की वैल्यू कितनी आ गई है, v² dm प्लस mv dv, ये आपका हट गया है, इज इक्वल टू c² dm। तो यानी कि हमारा dw की वैल्यू कितनी आ गई है फ्रेंड्स, c² dm। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो
अभी हमारा क्या है कि जैसे ही पार्टिकल रेस्ट मास में था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, v वेलोसिटी तक अपने उस पर फोर्स लगाया जब तक उसकी वेलोसिटी v नहीं हो गई है, तो तब उस कंडीशन में टोटल वर्क डन निकालेंगे हम। इसको हटा देते हैं। देखिए dw इज इक्वल टू क्या आ चुका है हमारा c² dm। अब हमने क्या है टोटल वर्क डन निकालना है जो कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, तो वो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन m0 से m जब तक मास चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप dm ले रहे हैं, तो ये हो गया c² dm। तो ये हमारा हो गया c² m माइनस m0। ठीक है, तो यहां से हमारा इक्वेशन निकल के आया mc² माइनस m0 c², w इज इक्वल टू या k इज इक्वल टू। यहाँ ये ध्यान रखना है आपको फ्रेंड्स कि जो काइनेटिक एनर्जी आई है पार्टिकल की, वो जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया था उसकी वेलोसिटी v हो गई है, तो उस टाइम उसका मास m था, m माइनस m0 यानी चेंज इन मास, कितना मास चेंज हो गया उसको जब हम c² से मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज इन मास इनटू c² देगा काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में डायरेक्ट भी आपको बताया जा सकता है कि कितना मास चेंज हो गया, तो आप उस चेंज मास को c² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि मास चेंज हुआ है, चेंज मास माइनस इनिशियल मास इंटू c² आपको काइनेटिक एनर्जी देगा। सेकेंडली टोटल एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली यहाँ पे m माइनस m0 c² प्लस m0 c², तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास mc² हो जाएगा। यानी कि टोटल एनर्जी जो ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो m के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि जितनी आपकी इस टाइम मास है, जब वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका मास m है, रुका हुआ है, ठीक है, तब उसकी एनर्जी देखनी है m0 c², मूव करना शुरू किया उसका मास चेंज हो गया, उसके जो चेंज मास है उसको c² से मल्टीप्लाई किया तो टोटल एनर्जी हो गई है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना, यही आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस है जो कि ये बताता है कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, और मास इज इक्वल टू E/c² के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह की एनर्जी को सप्लाई करते हैं तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म कर रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, हीट देने से उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसका मास भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो मास इंक्रीज होगा। अगर वही ऑब्जेक्ट को ठंडा कर दिया जाए, दैट मीन्स कि उसमें से एनर्जी निकल रही है तो उसका मास कम हो जाएगा। तो अगर आपको बोला जाता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ठंडी है और एक ऑब्जेक्ट गर्म है तो किसका मास ज्यादा होगा, तो आप बताएंगे गर्म बॉडी का, क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जी कंटेंट है। और आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस से जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसका मास ज्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन इसके डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जिसमें ये पता चलता है कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड मैं 4-5 प्रॉब्लम कराने वाली हूँ। उन प्रॉब्लम्स को करके आपको पूरा क्लियर हो जाने वाला है कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या है, तो उसको देखना बहुत जरूरी है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।